नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण सवालों का रिवीजन करेंगे जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है? पठन सीखना एक इंटरेक्टिव प्रक्रिया है क्योंकि इसमें शामिल होते हैं। तो क्योंकि इसमें क्या शामिल होता है? कई तरह के लोग व सामग्री के स्रोत शामिल होते हैं, इसीलिए पठन सीखना एक इंटरेक्टिव या अन्योन्याश्रित प्रक्रिया है, इंटरेक्टिव प्रक्रिया है। इनमें से रमणीक का पर्याय नहीं है। तो क्या रमणीक का पर्याय नहीं है? समीरण, रम्य, सुहावना या मनोहर। तो रमणीक का पर्याय नहीं है समीरण। ठीक है, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। बल्कि बाकी जो रम्य, सुहावना और मनोहर हैं रमणीक के पर्याय हैं। पंचतंत्र की कथाएं किस कौशल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं? तो जब बच्चों को पंचतंत्र की कथाएं सुनाएंगे तो क्या क्या विकास होगा? भाषाई विकास एवं बोध विकसित करने की दृष्टि से बिल्कुल सही है। बच्चे की जिज्ञासा जागृत करने एवं कल्पना शक्ति विकसित करने की दृष्टि से तो बच्चे में जिज्ञासा और कल्पना शक्ति का भी विकास होगा। कहानी के पात्रों के भावों के संपर्क में आने से स्वानुभव का विस्तार करने की दृष्टि, इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, इसलिए उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तद्धति प्रत्यय कहाँ लगता है? क्रिया के अंत में, संज्ञा के अंत में, धातु के अंत में या उपरोक्त सभी? तो तद्धति प्रत्यय कहाँ लगता है? तो ये संज्ञा और सर्वनाम के अंत में लगता है, इसलिए बी जो है सही आंसर हो जाएगा। जो कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय वो धातु के अंत में लगता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। पढ़ना क्या है? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भाषा अधिग्रहण का एक साधन है। अर्थ प्राप्त करने के लिए डिकोडिंग प्रतीकों की जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। पढ़ना आमतौर पर दृश्यात्मक तथा कभी कभी स्पर्शात्मक होते हैं। तो देखिए, पढ़ना उपर्युक्त तीनों हैं। ठीक है, डी जही सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं तो हम भाषा का अधिग्रहण करते हैं, उसका अर्थ प्राप्त करने के लिए उसको डिकोड भी करते हैं प्रतीकों की, तो जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है प्रतीकों की डिकोडिंग का। पढ़ना आमतौर पर दृश्यात्मक भी है और कभी कभी स्पर्शात्मक भी होता है, इसलिए तीनों जो है सही आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक अव्यय न वाक्य के किस भाग में प्रयुक्त होते हैं? वाक्य के आरंभ में, वाक्य के अंत में और वाक्य के अंत में और मध्य में। तो यहाँ भी उपरोक्त सभी जो है सही आंसर होगा, क्योंकि न से हम कई प्रकार की प्रश्नवाचक बना सकते हैं, शुरू में भी लगा के, मध्य में भी लगा के और अंत में भी लगा के, इसलिए सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब आप लोग बताओ, अनल, अनल का पर्यायवाची क्या है? कमेंट में करके आप बताएंगे इसको। भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना। मैं समय इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग सही आंसर बता सके। तो भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें से जो स्पीकिंग होता है, अंग्रेजी में अक्सर पूछता है, स्पीकिंग एंड क्या? स्पीकिंग एंड रीडिंग, ये दोनों हैं प्रोडक्टिव स्किल। बार बार इसको इंग्लिश पेडागोजी में पूछा जाता है। साथ ही राइटिंग और लिसनिंग क्या है? रिसेप्टिव स्किल है, इस बात को भी याद रखिएगा। रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या फिर 7? तो रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। वाक्य के अगर अंग पूछ दे तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इस चीज़ को भी आप याद रखें, उद्देश्य
जिसके बारे में कुछ बोला जाता है। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो बोला जाता है। स्कूल जाने से पहले बच्चा क्या सीख चुके होते हैं? बोलना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना, तीनों। तो स्कूल जाने से बच्चे को बोलना आता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। भाषा अर्जन एक जन्मजात क्षमता होती है, ये कथन है नाओम चॉम्स्की का। उन्होंने एलईडी का कॉन्सेप्ट दिया था, अंग्रेजी में भी इसको पूछा जाता है। तो भाषा अर्जन बच्चा जो है करना चालू कर देता है और बोलना सीख जाता है। ठीक है। स्कूल एज किसको बोलते हैं? तो 6 से 12 वर्ष को स्कूल एज कहते हैं, इसको भी याद रखिए। गंदी अवस्था भी बोलते हैं। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी बोलते हैं बाल्यावस्था को रॉस के द्वारा। पतंग, पतंग शब्द का अनेकार्थ है। क्या क्या बोलते हैं पतंग को? चिट्ठी, सूर्य, चमक, चेष्टा। तो पतंग को क्या बोलते हैं? सूर्य। सूर्य पतंग को बोला जाता है। इसके अलावा पक्षी भी बोलते हैं पतंग को। अनिल, अनिल किसका पर्यायवाची है? कमेंट में करिए, बताइए। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 2, संवृत स्वर और विवृत स्वर। ठीक है, तो 2 भेद होंगे। वैसे स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या 11 है, मूल व्यंजनों की संख्या 35 है। 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं, 2 अयोगवाह है। ठीक है, कुल मिला के 52 वर्ण होते हैं। परात किस भाषा का शब्द है? चीनी, देशज, तुर्की या पुर्तगाली? तो परात किस भाषा का शब्द है? तो ये परात जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, इसलिए डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देशज शब्द क्या क्या है? आप लोग कौन कौन सा है? लोटा, खिड़की, ये कौन से शब्द हैं? इसको आप बताओ, कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा आग तत्सम है या तद्भव है, ये भी बताइए कमेंट में। किस विदेशी विद्वान ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबद्ध माना है? तो किसने माना है? ग्रियर्सन, गार्सा दतासी, जॉन बिम्स, जॉन लुइस? तो जॉन बिम्स वो विद्वान थे जिन्होंने देशज शब्दों को अनार्य माना है, अनार्य स्रोत से माना है, इसलिए सी विल बी राइट आंसर। बच्चा अपने जन्म के बाद परिवार में जिस भाषा को सीखता है उसे क्या कहते हैं? बोली, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा या राजभाषा? तो बच्चा अपने परिवार में जिस भाषा को सीखता है उसको हम मदर टंग बोलते हैं, मातृभाषा। और मातृभाषा का वो सीखा नहीं जाता बल्कि अर्जन किया जाता है सुन सुन के। हम जिस भाषाई परिवार में रहते हैं उस भाषा को सुन सुन के सीख लेते हैं, जान लेते हैं, उसको भाषा का अर्जन कहा जाता है, लैंग्वेज लिक्विजिशन, इक्विजिशन। ठीक है, लर्निंग के लिए हमें मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। भाषा अर्जन एक क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको भी याद रखिए। अपवाद छोड़कर सभी बच्चों के मस्तिष्क को भाषा अधिग्रहण डिवाइस एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहना उचित होगा। उपयुक्त कथन क्या है? सही है, आंशिक सही है, गलत है या आंशिक गलत है? तो ये जो कथन है वो दिया गया था नाओम चॉम्स्की के द्वारा, नाओम चॉम्स्की। ठीक है, एलईडी का उनके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया, यूनिवर्सल ग्रामर की बात कहते हैं और ये कथन बिल्कुल ही सही है। उनका कहना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, तो सही आंसर हो जाएगा। विद्या प्रवीण किस समास का उदाहरण है? तो विद्या प्रवीण को का क्या हो जाएगा? विद्या में प्रवीण में आ रहा है, तो ये कौन सा समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखो, तुलसी के वास्ते ही मतलब तुलसी के लिए आ रहा है, तो यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा संप्रदान कारक। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अपादान में अलगाव दिखाया जाता है। अधिकरण में कोई संबंध, अधिकरण में कोई आधार होता है, जैसे
मेज में पुस्तक रखा आया है। संबंध कारक में संबंध को बताया जाता है। किसी के लिए संप्रदान कारक है, किसी के लिए कुछ किया जाता है। तो मुहावरे के संदर्भ में निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? यह स्वतंत्र वाक्य होता है। इसका क्षेत्र लोकोक्ति की तुलना में व्यापक होता है। सामान्यतः इसका संबंध किसी कथन अथवा चिर सत्य से होता है। यह वाक्यांश होता है। तो मुहावरे के संदर्भ में सही होता है कि यह वाक्यांश होता है, इसलिए डी विल बी राइट आंसर। संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो जहाँ संख्या का बोध हो उसको हम लोग वचन बोलते हैं, इसलिए ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। संज्ञा के इस्तेमाल के स्थान में उपयोग आने वाले शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की विशेषता जो बताता है उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है। निम्नांकित में कौन सा कथन अपठित गद्यांश के संबंध में गलत है? अपठित गद्यांश तो हम बनाते हैं, पेपर में आता है, तो क्या गलत रहता है? अपठित गद्यांश विषयक कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल, प्रश्न पूछा जाता है। दिए गए अपठित गद्यांश का शीर्षक भी सामान्यतः पूछा जाता है। बिल्कुल, अपठित गद्यांश का शीर्षक दिए गए अंश से पृथक होना चाहिए। ये गलत है, गलत पूछा है। तो सी ही हमारा आंसर हो जाएगा। सी विल बी राइट आंसर। सुनने की निहित क्षमताओं में कौन सी क्रिया शामिल रहती है? तो सुनने की क्षमता में कौन सी क्रिया शामिल होती है? स्मृति की सक्रियता, अर्थ की रचना, बीच में टोकने पर नियंत्रण। तो उपरोक्त तीनों जो है रहता है। स्मृति हमारा सक्रिय भी रहता है, अर्थ की हम रचना भी करते हैं, और बीच में टोकने पर नियंत्रण भी स्थापित करते हैं, इसलिए डी विल बी राइट आंसर। उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या है? उत्धन लंघन, उल्लंघन, उत्तः धन लंघन, उत्धन लंघन। तो उल्लंघन का होता है उत धन लंघन, मतलब पहला वाला विल बी राइट आंसर। इसमें क्या है? व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि है क्योंकि हलंत लगा है। निम्नलिखित में से उपसर्ग वाले शब्दों का सही वर्ग चुनिए। उपसर्ग मतलब जो शब्दों के शुरू में लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो क्या है? अवज्ञा, शक्ति, भिक्षुक, लड़ाई, परिजन, सर्प, उपवन, बचैया, एकता। अवज्ञा, उपवन और परिजन। ठीक है। तो कौन सा उपसर्ग होगा? पहला तो है ही नहीं, दूसरा भी नहीं हो सकता। ठीक है। उपवन भी नहीं है, मतलब तीसरा भी नहीं है, लेकिन चौथा हमारा क्या है? उपसर्ग युक्त शब्दों का समूह है, जिनमें परिजन में परि उपसर्ग है, उपवन में उप उपसर्ग है, अवज्ञा में उपसर्ग है। तो डी जो है सही आंसर होगा। मेहनत कोई करे, लाभ कोई और उठाए, मतलब मेहनत कोई करे, लाभ कोई और उठाए, भावार्थ को बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है? एक अनार 100 बीमार, अंधा पीसे कुत्ता खाए, अपनी करनी पार उतरनी, हाथ सुमिरन बगल कतरनी। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा अंधा पीसे और कुत्ता खाए। बी विल बी राइट आंसर। यहाँ अंधा मेहनत कर रहा है और लाभ उठा रहा है कुत्ता, इसलिए बी जो है सही आंसर हो जाएगा। पानी के 2 पर्यायवाची शब्दों को जल्दी कमेंट कर दीजिए। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द है, क्या है? अतिथि, आगत, प्रत्यागत, अनागत। तो लौट कर आया हुआ के लिए राइट आंसर क्या होगा? प्रत्यागत होगा। ठीक है। सी जो है सही आंसर होगा। मेहमान को बोला जाता है अतिथि। संपूर्ण प्रजा अब शांतिपूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करती है। संपूर्ण प्रजा अब शांतिपूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करती हैं और जाति द्वेष क्रमशः घटता जाता है। यह वाक्य निम्नांकित में से किस प्रकार का है? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य? कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पर संपूर्ण प्रजा अब शांतिपूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करती हैं और के द्वारा जुड़ा गया है जाति द्वेष क्रमशः घटता जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। सी जो है सही आंसर हो जाएगा। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसलिए सी जो है सही आंसर हो जाएगा। जैसे लख, लख एक संख्या है तो लख में लखना लगा सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञा है, खोजना है भाववाचक को। पश्चिम बंगाल एक सुंदर राज्य है। छोटा नागपुर में लोहे के भंडार हैं। कमरे में 4 खिड़कियां हैं। भवन की सजावट अच्छी है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो यहाँ डी जो है सही आंसर हो जाएगा। भवन की सजावट कैसी है? अच्छी है। तो डी जो है सजावट क्या बता रहा है? भावना को बता रहा है। तो ये थे हिंदी के महत्वपूर्ण सवाल। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही एक प्रश्न दे रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट में कीजिए। प्रश्न क्या है? सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद कितने हैं, ये आप कमेंट में बताइए। साथ ही अज्ञ का विलोम बताओ। अज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? धन्यवाद।